हे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशु आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो भाई थंबनेल लेके समझ ही गए होगे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो अप्रीलिया को निकले हुए आज लगभग कितना टाइम हो गया, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मुझे मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। और 1000-1200 किलोमीटर जो चल चुकी है, जो कुछ दिन पहले भी मेरे चैनल पे ब्लॉग देखा होगा, तो उसी का ओनरशिप जो रिव्यू है वो मैं बताने वाला हूँ आज। मैं नहीं बताने वाला, जो एक्चुअली ओन कर रहा है साकेत भाई, तो वही पूरा बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा खींचते नहीं हैं, सीधे चलते हैं साकेत भाई के पास, वही बताएंगे कि अप्रीलिया का जो एक्सपीरियंस है और ओनरशिप रिव्यू जो भी वो देना चाहते हैं, जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो भाई ये मेरे सामने है अप्रीलिया RS457 और मस्त तो पहले भी लग रही थी और अब भी लग रही है। और ये हमारे साकेत भाई जिनको ऑनर, और इनको फिर से एक बार फिर से बधाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अप्रीलिया लखनऊ की फ़र्स्ट बाइक है ये। और बाकी सारी जो डिटेल्स है, अब इस बाइक को लगभग हो चुका है 1900 किलोमीटर हो गया टोटल इस बाइक को, और इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। पर उसका रिव्यू मैं जो इनके सर्विस का एक्सपीरियंस और कॉस्ट क्या थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ओनरशिप की। तो जो भी इसके मतलब जो भी इस बाइक में प्रोज और कॉन्स हैं इसके, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे साकेत भाई। जो भी बाइक में अच्छाई और बुराई है वो दोनों को कवर करेंगे, अगर जो इनके हिसाब से है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाई, मैंने 200 किलोमीटर के राउंड मैंने चलाई है, तो मैं अपना थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा साकेत भाई चला चुके हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इनके बाद। अब सबसे पहले बताएंगे साकेत भाई कि इनको बाइक में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी। वो यार सबसे पहले आशु का थैंक यू है। एंड बाइक सर्विसिंग हो चुकी है जैसे बताया, ऑलमोस्ट ये 1942 किलोमीटर चल गया है। 1942? हाँ, ये मैंने इसलिए ऑन कर लिया है, इसमें दिखा तो ये एक्चुअली 1943 हो गया है। ये इसका जो मैंने एक्सप्रेसवे पे अभी जो ये टॉप स्पीड है इसका, फिलहाल जो मेरे टॉप स्पीड 160 मैंने जो किया था, और ये एवरेज इसका इतना दे रहा है 26.9। ये अभी मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुपर पावर जैसा होता है ना, बोलते हैं सब लोग, तो अब वो फील हो रहा है, सुपर पावर मिल गया है। मतलब बहुत सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, तेज चलाने का जो है। सबसे पहले जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबके पास बड़ी बाइक है, बहुत लोग के पास है, सबके पास है। सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने गियर पे, कोई भी राइडर हो, कोई भी, मतलब हमेशा चलाते हैं और देख के चलाना चाहिए, सिटी में खासकर, और गियर हमेशा पहनना चाहिए हमेशा, और ये खासकर इन सब बाइक्स में तो हमेशा। क्योंकि भाई इसकी पावर जो है वो ये फील कर चुके हैं। मैंने जब फील की तब इसकी सर्विसिंग नहीं हुई थी, और आफ्टर सर्विसिंग इन्होंने फील किया, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं, ये 120-130 तो मैं बता रहा हूँ, मतलब खाली ऐसे ही चली जाती है, मतलब एक्चुअली जो बाइक हवे में जो मतलब नॉर्मल है वो ऐसी मजाक में चली जाती है। तो जो एक्चुअली जो इसका जो स्टार्ट होता है ना, वो 140 के बाद जो मैंने फील किया, जो मैं एक्सप्रेसवे पे चला रहा था, मैं आज जो भी बता रहा हूँ मतलब दिल से जो भी है, मैं जो कभी मैंने यूट्यूब पे कभी ये सब किया भी नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बाइक कभी ऐसी लूँगा। ठीक है, तो पापा मम्मी का थैंक यू है, मेरा अभी नसीब है, और दोस्त लोग हैं सब लोग अपने ग्रुप के, यामा ओनर्स ग्रुप वाले, तो उनका भी है साथ। तो प्लस ये था कि जब मैं चला के आ रहा था शुरू में, अभी सर्विसिंग के बाद, तो जो 140 के बाद जो इसका 130-140, फिर जो 150 पे जो पहुंचे थे, वो बताना मतलब यार वो एक्सपीरियंस ना। और प्लस उसको मैंने ट्राई करा था, बैग लिया था मैंने, प्रॉपर गियर पहना हुआ था, राइडिंग गियर भी, तो उसमें मैं क्या बोलते हैं ये डक कर रहा था, तो उसका जो साउंड है ना, वो इंजन साउंड वाला जो साउंड, हाँ, जो एग्जॉस्ट साउंड है, इतना कान में ऐसे लग रहा था कि यार कुछ बड़ा मशीन चल रहा है, मतलब। फिर वो डक करता था 140 पे 150 पे गया, 150 पे तो रुक गया मैं, इतना सब कुछ तेज हो गया था। कार वार तो भाई छोड़ो, ठीक है। फिर मैं एक बार और ट्राई किया, 155 पे गया कुछ देर के बाद, वाले भाई साहब, फिर धीरे किया, नॉर्मल किया। फिर बाद में थोड़ा पेट्रोल का, हाँ पेट्रोल के बारे में थोड़ा ये था कि जानते ही सबको, एक्सप्रेसवे में थोड़ा पेट्रोल दूर पे ही है, तो इतना जल्दी मिलता नहीं है। तो फिर मैं नॉर्मल चलाया, फिर लास्ट में मैंने फिर एक बोला थोड़ा एक बार मन कर गया, तो 160 तक, उसके बाद भैया हमारा हिम्मत। तो 160 टॉप स्पीड ले गए साकेत भाई अभी तक, क्योंकि उसके आगे इनकी खुद की हिम्मत नहीं करी। 8000 RPM इसमें, अभी आपको मैं RPM बता रहा हूँ, 8000 तक मैं चला पाया हूँ ये 160 पे। 9, 10, 11, 12, 13 इस पे सब, ये तो 11, 12, 13 है ना, ये मौत का मतलब क्या मौत का समान है। 200 जो स्पीड बोलते हैं, जो टच करते हैं, ये बता रही है बाइक, तो जैसे सब लोग बताए भी हैं, तो ये जाती है, ये जाती हो भी गिरी। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं स्पोर्ट्स मोड पे, सबसे गौर करने वाली बात है, मैंने स्पोर्ट्स मोड पे इसको चलाया नहीं है, सिर्फ इको मोड पे चला के लाया हूँ 160। हाँ, क्या बात है भाई। ये स्पोर्ट्स मोड, ये सबको लगता है स्पोर्ट्स मोड, मैंने स्टोरी पे भी डाला है, तो सबको लगता है बाय डिफॉल्ट, ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है। स्पोर्ट्स मोड आता है तो आप इसको चेंज करोगे, तो ये मैं सिर्फ इको मोड पे चला नहीं, तो 160 जो चलाया था वो इको पे था। तो आप सोचो कि स्पोर्ट्स में कितना पावर होगा इसमें, मैंने वो छुआ ही नहीं है वो। तो वो बोला था जो मेरा वहाँ से सर्विस मैनेजर था, ये टोल्ड मी कि जब इतना आप चलाना कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ, इतना संभाल के जो भी चलाना है, एक्सप्रेस पे भी चला रहे हो, तो स्पोर्ट्स पे ये मैक्सिमम
स्पीड आता है इसका, पावर सबसे। भाई समझ रहे हो, इको मतलब इको मोड पे ये हाल है, 160 ये खींच ले गए, स्पोर्ट्स मोड ये लगा ही नहीं पाए। तो बाइक की पावर है वो आप ऐसे अंदाजा लगा लो। ये ठीक है, सबका अपना अपना है, थोड़ी पीछे से ऐसे लगती है नॉर्मल सी, लेकिन भाई जो आगे से मतलब है ना, और उसका जो पावर है, मतलब 47 का BSP का और 43.5 टॉर्क, हाँ ऑलमोस्ट मतलब बहुत। और बाकी इसका राइडिंग पोस्चर वगैरह कैसा था? कैसा था, इतनी लॉन्ग राइड कर चुके हो अब तो? तो राइडिंग पोस्चर मेरे पास R15 है, सबको पता ही है, तो उससे तो भाई बहुत ही अलग ही पोस्चर है, उससे कंफर्टेबल है इसका कंफर्टेबल। इसका जो सीट वेट है बता रहा हूँ, काफी सॉफ्ट है, ठीक है। और ये पीछे वाले के लिए यार, ये एक्चुअली बाइक ना पीछे वाले के लिए पिलियन के लिए नहीं है, थोड़ा बड़ा बता सकता हूँ। मेरी रिलेटिव थी, वो बैठी, क्योंकि इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी छोटी है भाई, और जब आप बैठोगे तो आप पूरा यहाँ तक आते हो। मैं खुद भी देख चुका हूँ इसको। और ये पीछे पकड़ने का बस दे दिया है, कुछ है नहीं। मेरी रिलेटिव थी, मैं बता रहा हूँ, बैठी थी मेरे साथ, मॉल गई थी, तो वो बड़ी स्लिम ट्रिम में मैम बुआ है, तो वो बैठ गई, और हमको लगता कोई जल्दी कोई मोटा इंसान तो इसमें नहीं बैठ पाएगा। वो खुद ही बोले कि नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं आ सकते इससे। तो ये बेसिकली एक ही के लिए है, या तो वही होता है। और इसके बारे में बताने लगा, बाकी विंड ब्लास्ट, क्योंकि इसका विंडशील्ड जो है ये छोटा है, मेरे हिसाब से भी छोटा है, तो विंडशील्ड हाँ ये है मॉडर्न बात। 160 पे क्या फील था इसका? 120-130 तक तो फिर भी ठीक है, थोड़ा आ रहा था, लेकिन जब आपको एकदम हाई स्पीड में जाना है ना, 140 के बाद 100-150, वो आपको डक करना ही पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा हवा जो भी है ऊपर जा रहा था। इसका विंडशील्ड तो बहुत छोटा है, R15 का जो स्टॉक वाला विंडशील्ड था उससे भी छोटा है, तो ये थोड़ा अभी हाई विंडशील्ड मेरे को लेना है, क्योंकि मैं लूंगा ही, उसका लेना ही पड़ेगा। अच्छा, हाई विंडशील्ड की कॉस्ट क्या है? 900 रुपये भाई, समझ रहे हो? ये अप्रीलिया का अगर आपको विंडशील्ड तो अभी छोटा है, वो जाएगा। हाँ नहीं जो, लेकिन वो मिलेगा वहीं से ना, शोरूम से ही मिलेगा। वो अप्रीलिया वालों को खुद का है, तो वो अगर आप चेंज कराना चाहते हो 900 रुपये का, सबसे सस्ता चीज है 900 का। उसका बाइक कवर है 16,000 का, हमको बताया 16,000 का बाइक कवर है, वो भगवान जाने, उसमें हमको नहीं पता। हाँ, क्विक शिफ्टर का एक चीज बताना चाहूंगा मैं, रैंडम सब कुछ बोल रहा हूँ, तो मुझे याद आ रहा है, मैं इतना पॉइंट क्विक शिफ्टर का मैंने वहाँ पूछा था, तो क्विक शिफ्टर में सब लोग को डाउट है कि नहीं, बोल रहे थे कि एक ही तरफ का अपवर्ड से डाउनवर्ड से, तो उन्होंने बताया, सर्विस मैनेजर जो है वहाँ पर, तो दोनों तरफ से। तो बेसिकली यू कैन डू अपवर्ड भी कर सकते हो, क्विक शिफ्टर का ये बना हुआ है, जब इंस्टॉल करोगे, और क्विक शिफ्टर का ये बना हुआ है, तो इसमें अपवर्ड भी कर लोगे और डाउनवर्ड भी बिना क्लच के, तो ये सब भी है, और वो अलग चीज़ है। उसकी भी कॉस्ट बता दो, नाम ले लिया, 29 है भाई, 29,000 समझ रहे हो? हेलमेट तो आपने भी देखा, तो आशु ने देखा, तो वो 8,700 का है, एक्सॉर वाले बना है, एक्सॉर की, 2 हेलमेट था, एक्सॉर की कोलैबोरेशन में बन रहा है। और भी कुछ है उसमें, एक प्रेशर का एक है, जिसमें इसमें आ जाएगा कि आपके में कितना प्रेशर आ रहा है, क्या बोलते हैं, ठीक उसका एयर प्रेशर है, यहाँ डिस्प्ले करेगा, उसका भी, वो भी बहुत महंगा है। अच्छा, चलाते टाइम कहीं पे भी हीटिंग इशू कुछ आया ऐसा कि जैसे लग रहा हो? जब ट्रैफिक में थे, मैं दिल्ली में काफी चलाया, ओखला में चलाया, तो ट्रैफिक में तो भाई झूठ नहीं बोले, थोड़ा हीट तो करती है ट्रैफिक में ना, हम बड़ा इंजन है, हीट तो पैरेलल ट्विन है, तो मैं गलती से हाफ पैंट में चला गया था शाम को, यहाँ से वो जो हवा निकल रहा था, गरम हवा यहाँ से, हम बोले भैया गलती हो गया, हम आज का जैसे ही निकल गया था वो नीचे, तो यहाँ से पूरा हवा आ रहा था। ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है भाई, ध्यान रखना कि अगर आप अप्रीलिया ले रहे हो तो गर्मियों में खासतौर से शॉर्ट्स पहन के बाहर मत निकलना अप्रीलिया लेके, क्योंकि ये बहुत यहाँ से बहुत एयर आती है जो बहुत हीट करता है, क्योंकि भाई बड़ा इंजन है, हीट तो होगा ही, ये कॉमन सी बात है। और अब देख लो, ये एक सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, ये, और एक अंदर में मैंने फोटो अलग से लिया है, पूरा तो नहीं दिख सकता क्योंकि पूरा कवर्ड है, ये पूरा खुल गया था। अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है, जिसका साउंड मुझे तो बहुत बड़ा पसंद है। अच्छा इसका जो है साउंड, मुझे नहीं लगता कि भाई मतलब ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल जीटी के बराबर या बड़ी बाइक जो भी है, अभी तो मैंने ज़्यादा रेव, अब जब स्पीड ऐसे रेव करते हो तो बहुत अच्छा साउंड था, 5,000-6,000 RPM पे, और हाई स्पीड में तो अब पता नहीं है, जो बहुत लोग एग्जॉस्ट लगाते हैं, मुझे नहीं पता मैं लगाऊंगा कि नहीं, पर मेरे लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे, जब मैं चलाया था उसको, तो मुझे लगा कि जब मैं डक कर रहा था इसको, तो डक करने पे ये जो इसका सीट है, मुझे लगता है ये जल्दी पेट में टच हो जाता है, मतलब R15 में जितना जल्दी हम लोग डक कर सकते हैं, उसमें आराम है, इसमें डक करना इतना इजी नहीं है। मुझे लगता है कि इसका विंडशील्ड भी छोटा है, इस वजह से थोड़ा सा विंड ब्लास्ट, विंडशील्ड बहुत छोटा है। अच्छा, 1 मिनट में इसको 1 मिनट बंद कर रहा हूँ, थोड़ा बैटरी, हाँ ठीक है। और जो इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बहुत लोग नहीं करते होंगे, मैं भी शायद कभी R15 का मैनुअल नहीं पढ़ा था कभी ध्यान से, पर इसका यार जो भी अप्रीलिया ले रहा है, मेरा ये पर्सनल है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, बहुत सारे सब लोग लिए हैं, काफ़ी लोग लेंगे, लखनऊ में कुछ लोग लेंगे, फिर कुछ एक मेरा वहाँ एक दोस्ती हुई एक लड़के से, गोरखपुर का है, तो गोरखपुर में पहली बाइक है, किसी के पास नहीं हो पाई, अहमद करके भाई है वो, तो उनसे जान हुई, तो ये मैनुअल बुक यार मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी ले रहा है, मतलब
बड़े बड़े राइडर्स हैं जो भी हैं, जो नया ले रहा है, जो कुछ लोग नए एकदम बाइक्स हैं, ये पढ़ना जरूरी आ रही है मैनुअल बुक। ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होता है, लगे 100 पेज का है, पर 2 दिन मुझे लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है, बहुत इन्फॉर्मेटिव। और इसका क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा, क्योंकि बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। काफ़ी फिजिक्स किया हुआ है, काफ़ी इंजीनियर्ड है, तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अप्रिलिया भी इंडिया में फर्स्ट टाइम है और इसके इंजीनियर्स भी बहुत कम है, लखनऊ में तो अभी है ही नहीं। और दिल्ली बस और थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली वालों के लिए ठीक है और बेंगलोर वालों के लिए, मतलब जहाँ जहाँ इसके शोरूम और सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ के लिए ठीक है। अब लखनऊ में प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी इनको सर्विस कराना था तो सर्विसिंग के लिए इनको वापस दिल्ली जाना पड़ा, फिर दिल्ली से वापस आना पड़ा। तो मतलब समझ रहे हो, एक जरा सा एक बाइक को छींक भी आ गई ना तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ है यार। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंस के बारे में बता दो इसके। अभी गए होगे, कितना टोटल खर्चा, मतलब अगर कोई दिल्ली, मुंबई और ये बेंगलोर के अलावा और अदर सिटी से कोई लेता है बाइक? मेरा खर्चा आया, पेट्रोल का बता रहा हूँ, सब मोटा मोटी मिला के आना जाना, हाँ 5 लगा, 1000 रुपये वो समझ लीजिए टोल का आना जाना दोनों तरफ का। टोल तो चलो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन बाइक का खर्चा मतलब कुल मिला के 5000 का पेट्रोल और 550 किलोमीटर में। सर्विसिंग का भी वो है, बता दूंगा वो। हाँ सर्विसिंग वाला वीडियो हम बाद में बनाएंगे। वो है और ये सब है, तो ये खर्चा है। और हाँ, रहने का ये था कि रिलेटिव थे तो थोड़ा नहीं, वो तो चलो एक अलग चीज़ हो गया। जो बाइक से रिलेटेड खर्चा है वो ये है, 5000 मतलब मैं एक अप्रॉक्स अमाउंट बता देता हूँ कि कम से कम 7-8 हज़ार रुपये आपको हर बार लगाना पड़ेगा अगर 500-550 किलोमीटर के अंडर आपका। 500 भी खाली वहाँ तक, उसके बाद आपको वहाँ जाना। हाँ तो मतलब कुल वो और अलग चीज़ है, 600 के आसपास है, 600 600 के आसपास। फिर वहाँ जाओगे तो ये सब भी होता है। अच्छा, कोई ऐसी एक कमी इस बाइक में जो आपको लगती है आपकी सबसे कमी है? ये मेरे को बहुत अच्छा, कमी के अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसका फ्रेम है, ये रियर व्यू वाला अच्छा है, बहुत मिरर सही है, थोड़ा अलग टाइप का अच्छा भी लगा मेरे को। जो मेरे को नहीं पसंद है इसका ये जो हॉर्न है, बहुत मतलब नॉर्मल सा है यार, मतलब थोड़ा हॉर्न की आवाज़ सुनाना एक बार देखो। हॉर्न मतलब थोड़ा लगना चाहिए कि थोड़ा बड़ी बाइक का है। तो मैंने जिस दिन टेस्ट राइड लिया था उसी समय बोला था कि बोला कि सर नहीं है, सही है, तो मैंने वो ठीक है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है, तो मुझे उतना पसंद नहीं है। मैं इसका एक्चुअली ये सिंगल हॉर्न है। हाँ वही सिंगल हॉर्न है ये, ऐसे अभी थोड़ा ठीक, अभी ठीक लग रहा है पर रोड पे कम लगेगा। रोड पे जब चलते हैं ना तो पता नहीं चलता है। तो ये सिंगल हॉर्न है, बाद में आप कस्टमाइज करा और सकते हो। एक चीज़ क्या, ठीक है हॉर्न का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका, जो मैंने अब हटा दिया है, जो काफ़ी लोग गुलशेर से मेरे बात भी दोस्त से, तो मैंने साड़ी गार्ड इसमें जो बहुत वियर्ड टाइप का था वो, हाँ इसमें साड़ी गार्ड आता है और ये अभी तक की सबसे बड़ा साड़ी गार्ड सारी गार्ड है। बहुत वियर्ड, मतलब बोला कि बहुत ही बड़ा था, बुलेट में भी इतना बड़ा नहीं होता तो बोला वो मैंने हटा दिया, तो बाइक का लुक बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गया है, बहुत इनहेंस हो गया क्योंकि और इंडियन मार्केट में ना वो ये नॉर्म्स हैं कि आपको सारी गार्ड लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बड़ा बना दिया। हाँ पर बहुत बड़ा था। R15 में भी है, लेकिन देखो मैंने आज तक नहीं हटाया क्योंकि उसका फिर भी ठीक है। तो और ये है कि टायर, हाँ इसके जो टायर के लिए बताना चाहूँगा, स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है, पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, एप्रिलिया का ब्रांडिंग है इसमें। और इनका जो इसके टायर में भी एप्रिलिया की ब्रांडिंग है, टीवीएस वालों का टायर है ये, टीवीएस हीरो इन्होंने बनाया, और ये रेड स्टील रेडियल लिखा है, और ये ब्रांडिंग में इनका है प्रोटोटॉक्स करके है। हाँ वो दिखा, ये यहाँ पे लिखा ऊपर लिखा हुआ है। तो ये डेट, हाँ ये रहा यूरो ग्रिप का, ये इन लोग का बनाएगा। 150 सेक्शन का टायर है पीछे वाला, और आगे वाला 110 सेक्शन। हाँ राइड टाइम पे राइड के जब राइड करते हैं तो इसकी ग्रिप भी पता चलती है टायर की, बहुत चिपक के चल रही थी। हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत काम का चीज़ है, जो बड़ी बड़ी बाइक्स में होता है, हर बाइक्स में, इसमें भी 3 तरह का ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो यार मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस बाइक का कोई भी ऐसा ड्रॉप बैक जो अभी तक लगा हो, और अगर किसी को लेना हो, कोई लेना चाहता हो तो क्यों लेना चाहिए उसको, ये मेरा लास्ट सवाल है। पहले मैं ड्रॉबैक ही बता देता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा कि क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ज़्यादा क्या। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो एक मेरे को हॉर्न यार सीरियसली पसंद नहीं है उसका, मैंने अभी आवाज़ भी सुनाई हॉर्न। हाँ उसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ है, ये विंडशील्ड बहुत छोटा है। तो विंडशील्ड में दिखा रहा हूँ भाई, ये वाकई छोटा है, मुझे भी छोटा लगा था ये, बहुत ज़्यादा छोटा है, सब लोग बोलते हुए। तो इसमें जो हाई विंडस्क्रीन है वो काम आएगा, वो ज़रूरी है। और जो साड़ी गार्ड था वो भी अजीब ही, सारी गार्ड तो निकाल दिया गया है, और थोड़ा सा जैसे पीछे से थोड़ी, जैसे किसी को समझ में थोड़ी छोटी लगती है पीछे से, थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए थी। थोड़ा सा ये पीछे से होना चाहिए था, अदरवाइज तो सब सही है कॉम्पैक्ट, लेकिन पावर भाई बहुत ही है। और मैंने अब रीज़न बता रहा हूँ कि लेने का मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि एक तो ये बाइक मेड इन इंडिया है। सबसे खुशी की बात ये है कि जो लोग कभी सपना, मैं खुद ही जब ले रहा था तब भी मुझे याद है, सब लोग बोल रहे थे कि यार कभी सोचा नहीं, शैलेंद्र भैया सब लोग थे कि हम लोग नहीं सोचे थे कि अभी ये लेंगे R3 करते करते, लेकिन ये चलो ठीक है उस प्राइस सेगमेंट में। और प्लस इसका जो सामने वाला ये चीज़ है, जो मैंने जब MotoGP जब गया था लास्ट ईयर, जब पहली बार रेसिंग हुई थी,
तब जब वो खड़ी थी तो मैंने तभी ये देखा था, तो ये बताया गया था कि मोटो जीपी से इंस्पायर्ड है ये विंगलेट। तीनों कलर है, तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग है। प्रिस्मेटिक डार्क है, ऑपरेसेंट व्हाइट और ये रेसिंग स्ट्राइप्स, इसका अलग है, उसका अलग है। उसके टायर में कुछ अलग ब्रांडिंग है, मेरे में देखिए अलग ही है। ये भी मैंने पूछा था। हाँ। तो ये चीज़ वो भी बोल नहीं पाया, बोला कि वो उन लोग का है, पता नहीं क्या सोच के बनाए। तो शायद ये रेड इधर आगे इसके चक्कर में रखे हैं जो मुझे बताया गया, और ब्लैक पूरा पीछे है तो इसलिए ब्लैक कर दिए हैं। लेकिन व्हाइट वाले प्रिस्मेटिक डार्क में पूरा ऑरेंज है फोटो। हाँ, तो कुल मिला के भाई सीन ये है कि बाइक में कुछ भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जिसकी वजह से आप इसको ना खरीदें। और अभी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया इसका, दो चीज़। अरे सबसे इम्पोर्टेंट क्रैंक शाफ्ट जो है वो मैं पूछता था 270 डिग्रीज क्या होता है। तो इसका इंजन उस 270 डिग्रीज पे बनाया गया इस लेवल पे, ताकि वो अच्छे से स्टेबिलिटी दे और वाइब्रेशन एकदम मिनिमम से मिनिमम हो। और हमको सही बता रहे हैं, अभी तक तो कुछ वाइब्रेशन इतने टॉप स्पीड भी चला है, वाइब्रेशन तो हमको लगा नहीं, कहीं भी नहीं लगा। मेरा ये अपना है मतलब। तो इसका क्रैंकशाफ्ट 270 डिग्रीज का यही फायदा रहता है, उसका ये बनाने का यही मतलब है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं क्या है। और प्लस इसका एक ये भी यूनिक है, एल्यूमिनियम चेसिस। हाँ चेसिस, ये इसका स्विंग आर्म ये अगर देखो बहुत बढ़िया लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। तो ये भी स्टेबिलिटी देता है और इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, काफ़ी थोड़ा है। तो इसका वेट तो 175 टोटल वेट है, ड्राई वेट भी इसका अलग है, कर्व वेट थोड़ा ऐसे करके 175 है प्लस। तो वीडियो में लगभग मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो चीज़ एक ऑनर को बताना चाहिए कि कौन सा मतलब इतने दिन में क्या एक्सपीरियंस हुआ है। 1900 किलोमीटर अप्रॉक्स चल चुकी है, तो बढ़िया है, मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो चुका होगा। तो ये था भाई पूरा ऑनरशिप रिव्यू, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि यार ऑनरशिप में बहुत जितना भी अभी तक 1900 किलोमीटर जितना भी एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर कर दिया। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।